उन्होंने ये कहा कि हमें इलेक्शन पर तो एतराज़ नहीं है, अलबत्ता इलेक्शन की टाइमिंग पर हमें एतराज़ है। हम चाहते हैं कि एक साथ इलेक्शन हो और वो बैठकर तारीख डिसाइड की जा सकती है। एक अच्छी अलामत है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में मैंने कहा था आपसे कि पीपल्स पार्टी ने 3 रुकनी कमेटी कायम की है जो PTI के साथ मुज़ाकरात करेगी और इश्यूज़ को हल करने की जानिब एक कदम उठाया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस वक्त सियासत में देख लीजिए, मईशत के हवाले से बहरान, सियासी बहरान, अदलिया का बहरान, मुतनाज़ा बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। गुज़िश्ता रात से खबर चल रही थी कि जजेस के दरमियान हाथापाई हुई है, गालम गलोच हुई है, लेकिन आज तर्जमान जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने इनकी तरदीद की है। हालांकि 2 बड़े नामवर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने ये कहा था कि जजेस के दरमियान, जजेस कॉलोनी में इनके दरमियान आपस में पहले गालम गलोच, उसके बाद हाथापाई हुई है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के तर्जुमान ने इन बातों से इनकार किया है और इन बातों को हवाले से कहा कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है। अच्छा, दूसरी तरफ हम ये देखें कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो इंटरव्यू दिया, उससे पहले भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू की उन्होंने। पार्लियामेंट जब जा रहे थे वो, तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया था कि आपने कहा था कि फैज़ हमीद जो है साबिक जनरल, उनको खड्डे लाइन लग गया है, क्या इमरान खान भी खड्डे लाइन लग गए हैं? तो इस पर आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया, अल्लाह बड़ा बादशाह है, कोई खड्डे लाइन नहीं लग सकता। यानी अपनी उस बयान की ही तरदीद उन्होंने कर दी। और इमरान खान के हवाले से जो खबरें हैं, इसमें बहुत सारे मीनिंग्स पिन्हा हैं, क्योंकि जो कहा गया है कि जी खड्डे लाइन इमरान खान नहीं लग सकता, इट्स मीन के जो बार बार बात कर रहे थे कि बहुत कुछ हो सकता है इन मामलात पर, और बार बार गुफ्तगू भी की जा रही है कि शायद इमरान खान को नाहिल करार दीजिए जाए, क्योंकि मरीम बीबी बारहा फरमा चुकी कि तराजू के दोनों पलड़े जब तक बराबर नहीं होंगे इलेक्शन नहीं होंगे, और वही बात हमें नज़र आ रही है। और मरीम बीबी ज़ाहिर इस वक्त उम्रा करने के लिए गई हैं सऊदी अरेबिया, और वहाँ नवाज शरीफ साहब भी UK से चलकर वहाँ पहुँच गए हैं, यानी फ़्लाइट के ज़रिए वहाँ पहुँच गए हैं। और एक तरफ उनके बारे में बहुत सारे बातें की जाती हैं कि जनाब बीमार हैं तो वो सफ़र के काबिल नहीं है, पाकिस्तान नहीं आ सकते। आप ये देखते हैं कि सऊदी अरेबिया तक तो सफ़र कर सकते हैं, पाकिस्तान आने से क्यों और किसने और क्यों रोका हुआ है, ये भी एक सवाल है जिस पर ज़ाहिर बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं। आज कौमी सलामती इन कैमरा इजलास हुआ, जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई, और जिसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने ये कहा कि जी ताकत का महवर जो है वो आवाम है। 1973 का आइन बनाने वालों को भी उन्होंने खराज तहसीन पेश किया, और उन्होंने कहा कि आइन कहता है इख्तियार आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा। ये बहुत अहम जुमला है, और इस जुमले को ज़रूर याद रखिएगा आप भी, कि जो आज ये जुमला जो मैंने दोहराया है आर्मी चीफ का, और ये बहुत ही अहम बात है जिस पर डिबेट भी हो सकती है। इमरान खान ने डॉक्टर मिराजुल हुदा साहब सीनियर सियासतदान हैं जमात इस्लामी के, बहुत शुक्रिया मिराजुल हुदा साहब। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि हुकूमत पैसे नहीं दे रही तो स्टेट बैंक पैसे दे ताकि पंजाब का इलेक्शन हो सके। सर, ये इस वक्त एक तरफ हम देख रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम, फिर अदलिया को भी मुतनाज़ा और इस तरह के जो फैसले सामने आ रहे हैं उस पर हुकूमत तनकीद कर रही है, जबकि अपोजिशन में जो जमातें हैं वो अदलिया के साथ खड़ी हुई हैं। आप किस तरह देख रहे हैं इस मामले को? ये बात ठीक है कि इस वक्त मुल्क शदीद बहरान से दो चार है, और इस वक्त ये देख रहे हैं कि वो आईनी जरूरत जो इलेक्शन करवाने की है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन उस आईनी जरूरत को पूरा नहीं किया जा रहा। और एक तरफ ये बहरान पहले से थे, अब हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं जी। मेरा ख्याल है कि इस मौके के ऊपर एक जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान को ये सूट नहीं करता कि एक सूबे का इलेक्शन अलग, दूसरे सूबे का इलेक्शन अलग, वफाकी इलेक्शन अलग। मेरा ये ख्याल है कि सियासी कुव्वतों के दरमियान मुज़ाकरात की जितनी जरूरत पहले थी उससे कहीं ज्यादा है कि आपस में बैठकर फैसला करें कि इस मुल्क के अंदर एक ही वक्त में इंतखाब होने चाहिए, और उस इंतखाब की तारीख के लिए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बैठकर कोई रास्ता निकालें। जब तक कि इस मुल्क में कोई नया इंतखाब नहीं होगा, ये नहीं पता चल सकेगा कि अवाम का एतमाद किसके पास मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या आप ये समझते हैं कि आपकी जमात जो है जमात इस्लामी, वो ये समझते हैं कि जी इस हुकूमत को मुद्दत पूरी करने के बाद इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, या जिस तरह पंजाब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया और 2 असम्बलियाँ तोड़ चुके हैं इमरान खान साहब, ज़ाहिर है वहाँ इलेक्शन का ऐलान हो गया, तो आप इस हक में हैं कि पहले भी करा दिए जाएँ तो कोई मुज़ायका नहीं है? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि मिलजुल कर
अब ये इस हुकूमत का भी कितना अरसा बाकी रहा है? 25 जुलाई ये हुकूमत भी खत्म ही हो जानी है। 12 अगस्त तक है। इसलिए जी 12 अगस्त तक वो जाहिर तो है। 12 अगस्त कर ले, लेकिन मेरा यह ख्याल है कि जब सियासी कुव्वतें मिलकर आपस में बैठें और ये तय कर लें कि 12 अगस्त अगर ये हुकूमत जा रही है तो निगरान हुकूमत बनाकर अक्टूबर में इंतखाब करने की कोई रास्ता निकाल लिया जाए, तो मेरा अंदाजा ये है कि सियासी कुव्वतें आपस में बैठकर इसका रास्ता निकाल सकती हैं और इसके ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन एक जाकर इलेक्शन कमीशन के ऊपर चढ़ाई करे, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई करे, तीसरा एक दूसरे को लान तान करता रहे, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आप जाहिर है ये सजेशन जो है आपकी, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी है और इस पर बात भी कर रहे हैं कुछ दानिश्वर कि जी साथ एक पेज पर आना चाहिए, सबको साथ बैठना चाहिए, लेकिन बिठाएगा कौन? क्या जमात इस्लामी कोई किरदार अदा कर सकती है इसमें? जमात इस्लामी इसके अंदर अपनी भरपूर कोशिश कर रही है और इंशाल्लाह रमजानुल मुबारक के अंदर भी और रमजानुल मुबारक के फौरन बाद इंशाल्लाह हम इस पर पेशरफ्त करेंगे और मुख्तलिफ सियासी कुव्वतों के पास जाएंगे कि रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। अवाम को, मुल्क को बहरान से निकालने के लिए जरूरी है कि सियासतदान मुज़ाकरात की मेज पर आकर बैठें और एक इंतखाब इस मुल्क के लिए जरूरी है, उस इंतखाब की तारीख आपस में मिलजुल कर तय करें। डॉक्टर साहब, इस वक्त सबसे बड़ा मसला सियासतदानों के दरमियान तो शायद इलेक्शन और कुर्सी के हवाले से ही होगा, लेकिन आवाम का सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी है। इस पर ये सारी जो बड़ी सियासी जमातें हुकूमत में हैं या बाहर हैं, अपोजिशन में हैं, असम्बली में जो ज़रूर मौजूद हैं, इस पर वो इस वक्त कोई बात करने को तैयार नहीं। अवामी मसाइल जूँ के तू हैं। देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि ये अवामी मसाइल भी ज्यादातर इस वजह से पैदा हुए हैं कि मुल्क के अंदर जो सियासी बहरान है, उस सियासी बहरान की वजह से अवाम के मसाइल एड्रेस नहीं हो रहे बल्कि कुछ और चीजें एड्रेस हो रही हैं। अवाम आटे की लाइनों में लगे हुए हैं, जिस तरीके से डॉलर का रेट बढ़ रहा है, जिस तरीके से पूरे मुल्क में महंगाई हो रही है, इसके लिए हमारे इदारों को भी अपना किरदार अदा करना होगा और इसके लिए पाकिस्तान के सियासतदानों को भी किरदार अदा करना होगा। और मुझे अच्छा लगा कि अगर असम्बलियों के अंदर कोई गुफ्तगू इस हवाले से हुई है तो यकीनन ये अवाम के जख्मों पर मरहम रखने की जरूरत है और इसका मदावा करने की जरूरत है। लेकिन एक नई मुंतखब हुकूमत जो पूरे अवाम के इत्तेमाद के साथ इख्तिदार के अंदर आएगी, वो ज्यादा बेहतर इख्तियार भी रखेगी और मैंडेट रखेगी कि अवाम के मसाइल को हल कर सके। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को आप किस तरह देख रहे हैं? जैसे आज उन्होंने कहा कि जी हुकूमत अगर पैसे नहीं दे रही है, क्योंकि हुकूमत ने ज़ाहिर पार्लियामेंट से रुजू किया था 21 अरब रुपए देने के हवाले से, तो वो बिल मुस्तरद कर दिया। तो आज उन्होंने डायरेक्ट कहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि कायम मकाम जो गवर्नर हैं वो इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड जारी कर दें। देखिए, मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ ना कि ये जो मुख्तलिफ किस्म के अहकामात आ रहे हैं तो इनके नतीजे में मसाइल हल होने के बजाय मसाइल जो है वो और पेचीदा हो रहे हैं। जाहिर बात है स्टेट बैंक के पास कितने पैसे और कहाँ के पैसे मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मैं तो ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए और अगर अमल दरामद करना है तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत को चाहिए कि वो खुद भी आगे बढ़े। एक दूसरे को धमकियां देने के बजाय एक दूसरे के मौक़िफ़ को समझने की जरूरत है और आईनी तौर पर जमहूरी अमल को जारी रहना चाहिए। सियासतदान जब तकरार के अंदर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर तमाम रास्ते खुद बंद कर लेते हैं तो फिर ताले आजमा होते हैं कि जो इस तरीके से अपने लिए रास्ते बना लेते हैं। सर, सिंध की अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ भी बल्दियाती इलेक्शन हुए और उसके बाद फिर 11 यूसी के इलेक्शन बाकी थे, वो अप्रैल में होने थे, अब वो मई में चले गए हैं और यहाँ भी ज़ाहिर खला मौजूद है और यहाँ के पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा मसाइल का शिकार भी है। सर, इसमें कोताही किसकी है? जी, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर वाज़ेह तौर पर बहुत वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं और इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारियां हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द बंदयाती इंतखाब के सिलसिले को मुकम्मल करे और मुंतखब होने वालों को मैंडेट के मुताबिक
उनकी काउंसिलें यहाँ पर बनाई जाए और बल्दिया कराची बनाई जाए, इसलिए कि यहाँ के अवाम भी बहुत बुरे तरीके से मसाइल से दो चार हैं। जब तक के बल्दियाती इंतखाब के अमल को मुकम्मल नहीं किया जाएगा और साफ, शफाफ, गैर जानिबदार तरीके से जो गुज़िश्ता दिनों बल्दियाती इंतखाब हुआ है, शहर कराची ने जमात इस्लामी को मैंडेट दिया है और इस मैंडेट का एहतराम होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका एहतराम करते हुए बाकी अमल मुकम्मल करके जल्द अज जल्द मुंतखब नुमाइंदों को काम करने का मौका दिया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें क्या तफरीक होती है कि हम देखते हैं कि सिंध असम्बली हो या कौमी असम्बली हो, उसमें जो रह जाते हैं, कोई किसी की डेथ हो जाए तो उसके इलेक्शन बाद में करा लिए जाते हैं और चुनाव पहले हो जाता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि रोक दिया गया है कि पहले इलेक्शन होंगे फिर चुनाव होगा। देखिए, वो तो कवानीन है, वो पहले काउंसिल को मुकम्मल करना होता है और सिंध असम्बली के अंदर भी और कौमी असम्बली में भी पहले काउंसिल मुकम्मल होती है। पहले अगर कोई दरमियान में ऐसा हो गया है कि किसी का इंतकाल हो गया या इंतखाबात मुकम्मल नहीं हो सके तो उसको मुकम्मल करना पहले जरूरी होता है। तो इस वक्त क्या पोजीशन है सर, आप जमात इस्लामी का मेयर के लिए कितने होपफुल हैं? क्योंकि जाहिर है अगर हमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एतमाद है कि 84 नशिस्तें हमारी मौजूद है और कोई 10-11 नशिस्तों के ऊपर इस वक्त भी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सिलसिले चल रहे हैं। तो जो भी उसके अमल है उसको मुकम्मल किया जाए और कायदे ज़ाब्ते इंसाफ के मुताबिक जो जिसका हक है उसको दिया जाए। हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी आने वाले इंतखाबात में जो बल्दियाती इंतखाब कराची का है इंशाल्लाह एक अच्छी कामयाबी हासिल करेगी। अच्छा, जो सर लास्ट जो अब तक का मेयर कराची रहे वसीम अख्तर साहब, वो तो सारे टेन्योर गुजारा, उन्होंने इख्तियारात नहीं, वसाइल नहीं, तो जो भी अब मेयर आएगा तो ये चीज़ें तो उसके सामने भी होंगी, इख्तियारात और वसाइल का मामला। तो मैं ये समझता हूँ कि वसाइल नहीं भी हैं, लेकिन वसाइल जितने मौजूद है अगर उन्हें भी ईमानदारी से कराची शहर के ऊपर लगाया जाएगा तो उसके नतीजे में शहर में कुछ ना कुछ काम होना शुरू होगा। जो पहली क़यादतें रही हैं उनसे हमारी बड़ी शिकायत यही रही है कि वो सारे रोते रहे, लेकिन उस रोने के नतीजे में वसाइल अपनी जेबों में भरते रहे और अब तो पता चल जाता है कि वो किसी के घर पे डकैती हो गई, लोग पूछ रहे हैं कि यार इतने करोड़ रुपए तुम्हारे पास आ कैसे गए, तो ये भी तो जरा तुम बताओ। और तो फिर लोगों की जाती तिजोरियां तो भरती रही हैं, लेकिन अवाम और उनके मसाइल के ऊपर वो जो वसाइल मौजूद थे वो खर्च नहीं किए जाते रहे। वो जो चोरी डकैती जो हुई सर, आप समझ रहे हैं कि वो मेयरशिप में पैसा जो कमाया था उससे खरीदा गया सारा सोना और हीरे? देखिए, ये तो बहरहाल लोग खुद ही बेहतर जानते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अवाम के दरमियान ये गुफ्तगू है, टॉक ऑफ द टाउन यही है। लोग पूछ रहे हैं कि एक आदमी जो किसी 60 गज के मकान के अंदर रहता था उसके पास यकायक इतना सोना, इतने हीरे कहाँ से आ गए कि ऐसी कोई डकैती भी, करोड़ों की डकैती हो गई है। अच्छा, करोड़ों की डकैती चले, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि उनके वालिद साहब जो है पुलिस में थे, डीएसपी एक ज़माने में, और ये इससे पहले ज़ाहिर है MNA भी रहे, MPS भी रहे, वो एक अलग बात है। बहुत शुक्रिया। राजगुरुदा सिद्दीकी साहब हमसे बात कर रहे थे, जहाँ इस्लामी के सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर रहनुमा हैं, और बात कर रहे थे जी ख़ास तौर पर कि सिंध के शहरी इलाकों में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, और बिलखसूस कराची की बात की कि 11 यूसुस काउंसिल्स के जो इलेक्शन बाकी हैं वो जैसे ही कम्प्लीट होंगे उसके बाद ज़ाहिर है अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन इससे पहले जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें बड़ा एक उम्दा और अच्छी तजवीज़ उनकी ये है, जो बहुत सारे दीगर लोग भी बात कर रहे हैं, कि जनाब हो ये सकता है कि ये सारी जितनी भी सियासी जमातें हैं, बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं, इनकी नुमाइंदगी ही कौमी असम्बली में, उनको साथ बैठना चाहिए। जब तक साथ नहीं बैठेंगे तो ये मसाइल कैसे हल होंगे? और इसके लिए साथ बैठने की 3 रुकनी कमेटी कायम की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहल की है। जमात इस्लामी का भी ये ख्वाहिश है कि ये सब जो मसाइल हैं बिलाखिर टेबल टॉक के ज़रिए हल होते हैं, और इसलिए हल हो जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। और जो इलेक्शन के बारे में बात की जा रही है बार बार कि जल्दी इलेक्शन करा दिए जाएँ, 2 असम्बलियाँ पंजाब और KPK की तोड़ दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने वहाँ इलेक्शन की बात की, और फिर जब गवर्नमेंट ने बिल पेश कर दिया बजट के लिए 21 अरब रुपये दरकार है जी पंजाब के इलेक्शन के लिए, तो उस पर ज़ाहिर पार्लियामेंट से वो बिल मुस्तरद हो गया, हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। तो अब यही जब जवाब जमा किया तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने आज फिर कायम मकाम जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं उनको बराह रास्त कहा है कि आप इलेक्शन कमीशन को बजट यानी कि फ़ंड्स जो है वो जारी कर दें।
और इस पर अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने फ़ंड से जब मना कर दिया तो हुकूमत कैसे ये पैसे दे सकती है। अब होगा क्या, ये है असल सवाल कि पंजाब में इलेक्शन पहले होते हैं या नहीं होते। फिर जिन जजेस ने ये फ़ैसला दिया उनके किरदार कुशी ज़ाहिर है ये सियासी जमातें कर रही हैं। फिर ये कहा गया कि जी 8 रुकनी जो बेंच बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, उनके ख़िलाफ़ फिर आज ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस हैं उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। और ये रेफरेंस क्यों दायर किया गया है? इस रेफरेंस के मुताबिक पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को समात के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावज़ किया गया है। वो कह रहे हैं जी ये बिल अभी तो हमने सिर्फ पास किया था और अभी मुकम्मल तौर पर अमल नहीं हुआ इस पर, और इस बिल को समात के लिए मुकर्रर जो किया गया है ये इख्तियारात से सुप्रीम कोर्ट ने तजावुज़ किया है, जिसके लिए 8 रुकनी गैर आइनी बेंच तश्कील दिया गया है। ये हुकूमती मौक़िफ़ सामने आए हैं। वो समझते हैं कि जनाब 8 रुकनी गैर आइनी बेंच जो तश्कील दिया गया है ये गैर आइनी है। अच्छा, इस पर हम बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और यहीं से बात का आगाज़ करेंगे कि अब होगा क्या, महाजराई की सियासत का अंजाम क्या होगा। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे सियासी बहरान के साथ साथ माशी बहरान, फिर अदलिया के बहरान भी मौजूद है। अदलिया के जो फ़ैसले हैं उसको हुकूमत की तरफ से जिस तरह के जवाबात और बयान दिए जा रहे हैं उसको ज़ाहिर मुतनाज़ा ही फ़ैसले तस्वुर किए जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने देखिए, अब हुकूमत को कहा कि पैसे जारी कर दें तो उन्होंने बिल पेश किया। उसने कहा जी पहले हम पार्लियामेंट में लेकर आएंगे और उसके बाद फ़ैसला होगा पार्लियामेंट इजाज़त देती है नहीं देती। पार्लियामेंट ने ये बिल जो था इसको मुस्तरद कर दिया, और जब बिल मुस्तरद हुआ तो फिर ये ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा की और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जनाब बिल मुस्तरद हो गया। उसके बाद आज कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त आप फ़ंड जारी कर दें 21 अरब रुपए के। हुकूमत पैसे नहीं दे रही तो स्टेट बैंक पैसे जारी कर दे, जिसके बारे में जिस समय हमने बात भी की प्रोग्राम में। और आज आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो बहुत ही अहम एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है उस पर भी अपने इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा है कि हमें इलेक्शन पर नहीं टाइमिंग पर एतराज़ है। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन तो होने चाहिए लेकिन टाइमिंग के लिए बात हो सकती है। और जैसे मैंने कहा था कि 3 रुकनी कमेटी जो कायम की है, नजमी आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब। अब क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम। नजमी आलम साहब क्या कहेंगे? आज आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि हमें इलेक्शन पर नहीं टाइमिंग पर एतराज़ है, और मेरे और इमरान खान के डोमिसाइल का फ़र्क है। सर ये डोमिसाइल का फ़र्क का क्या मतलब है? सर बात ये है कि जो पहली बात तो जो उन्होंने कही कि हम इलेक्शन पे बिल्कुल पीपल्स पार्टी इलेक्शन पे यकीन रखती है और हम इलेक्शन ही से जीत के जब भी इक़्तिदार में आए इलेक्शन जीत के आए हैं, कभी चोर दरवाजे से हम नहीं आए। एक तो हमारी हिस्ट्री ये बताती है। दूसरा जो डोमिसाइल वाली बात की हकीकत है कि उनको जिस तरह से फेवर की जा रही है, अभी मैं प्रज्यूम कर लेता हूँ कि इलेक्शन रहता है, इमरान खान साहब जीत जाते हैं, फिर जब चंद माह बाद नेशनल असेंबली के इलेक्शन आएंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर ये बात होगी कि वहां पे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके केयर टेकर बनाई जाएगी। तो आप समझते हैं कि अगर उनकी गवर्नमेंट हुई वहां पर तो असरअंदाज होगी? वो तो अच्छा, ये बात हकीकत है कि अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी होगी या मुस्लिम लीग की होगी और इमरान खान लड़ रहे होंगे, वो कहेंगे कि इनकी सूबाई गवर्नमेंट ने इसका ध्यान लीजिए। तो भाई थोड़ा सा सब्र कर लें, 3-4 महीने की बात। लेकिन नजमी आलम साहब देखिए आप, ये फिर साइकिल चलेगा। नजमी आलम साहब सूबाई के पहले हो गए, फिर उसके बाद जब अगले तरफ इलेक्शन आएंगे तो फिर सूबाई के पहले हो जाएंगे। सर अगर आपकी बात तस्लीम कर ली जाए, लेकिन सबका दौर हुकूमत में, इमरान खान के दौर हुकूमत में जो बाई इलेक्शन हुए पंजाब में वो सबसे ज़्यादा जो है इमरान खान ही हारे हैं, तो इस पर क्या कहें? अगर असरअंदाज होना होता तो हो चुके होते वो। सर देखें, अगर वो हारे, इवन जब नून की गवर्नमेंट थी नून हारी, तो सर इसका मतलब असरअंदाज, मतलब गवर्नमेंट इस हद तक असरअंदाज नहीं हो सकती। सीटों के इलेक्शन थे, देखें ये पूरे मुल्क के इलेक्शन है, मुल्क के जो हालात हैं, हमको ये टेंशन फ्री करना है। अगर यही पोलराइजेशन रही तो ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो बेहतर ये है कि थोड़ा आसिफ ज़रदारी साहब ने जो स्टेप उठाया कि मतलब से बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा
डिफरेंसेस बढ़ गए हैं। अगर आपकी कोई ना कोई किसी न किसी को तो ये बेहतर इनिशिएटिव देना था जो जरदारी साहब ने दिया है, कमेटी बनाई है कि भाई सबसे बात करें। हमारी, मेरे ख्याल में हमारी कमेटी इमरान खान साहब मुस्लिम पीटीआई से भी बात करेंगे, पीडीएम से भी हम बात करेंगे कि किसी एक जगह पर लाकर सबको बिठा दें कि भाई फला तारीख को ये टेन्योर कंप्लीट होगा तो इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा सर, वहाँ तो आपने बहुत अच्छा किया और जाहिर है आपस में सबको बैठकर बात करनी चाहिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की। कराची में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, आपने कोई कमेटी बनाई सर तमाम सियासी जमातों से बात करने के लिए? सर हम जमात इस्लामी के पास गए हैं, सबसे पहले हमने इनिशिएट किया, हम जमात के पास गए, हम मुस्लिम लीग नून के पास गए, मुस्लिम एलयूआई से मिले, सबसे मिले हम। पीटीआई का नाम नहीं लिया सर आपने? पीटीआई का नहीं, मैंने खुद नहीं लिया। हमने पीटीआई से किसी भी किस्म के इलेक्शन अलायंस के लिए या उसके लिए हमने मना कर दिया है, पार्टी की पॉलिसी नहीं। सर इसकी क्या वजह? आप एक तरफ तो साथ लेके चलना चाहते हैं सबको, दूसरी तरफ आप इनकारी हैं। देखिए हम तो, हमारी तो ख्वाहिश है कि जमात इस्लामी हमारे साथ डिप्टी मेयर पे आ जाए, तो सेकंड लास्ट से वो हैं। तो लेकिन बात तो सबसे की ना आपने सर, सिवाय पीटीआई के। हाँ, पीटीआई की हमारी बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है कि हम वैसे पॉलिटिकल बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन हम उनके साथ कोई अलायंस नहीं बना। नजमी साहब, लेकिन आप समझते हैं कि पीटीआई के लोगों को शामिल किए बगैर मेयर बन सकता है पीपल्स पार्टी का? देखिए ये वो 51% की शर्त नहीं है मेयर के लिए। मेयर में जो सबसे हाईएस्ट वोट उठाएगा वो बन जाएगा, और इस वक्त हाईएस्ट वोट हमारे हैं। सर अभी तो 11 यूसीस का फैसला है बाकी। सर कोई बात नहीं, उसमें भी तकरीबन 6 हम जीतेंगे। अच्छा, ये बड़ा दावा कर रहे हैं आप 6 का पहले ही? नहीं, मैं उसमें काम कर रहा हूँ, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ 6 जीतेंगे हम। सर जमात का तो खैर इससे ज्यादा का दावा है उस पर। वो देखिए, दावा करने पे मैं 11 का कर दूं दावा, मैं 11 नहीं जीत रहा ना, मैं क्यों 11 का दावा करूं? मैं कह रहा हूं मैं 6 जीतूंगा। अच्छा, बाकी को इत्तेहादियों को मिलाएंगे साथ में? ठीक है, देखिए वहां पर सबसे सारी पार्टियां, हो सकता है कहीं पे मुस्लिम लीग नून जीत जाए तो वो हमारे साथ आ जाएगी। हम पीपल्स पार्टी के 3 के निशान पे 5 जीतेंगे। एक जगह हम मुस्लिम लीग नून से मिलकर लड़ रहे हैं, वहाँ 6 का निशान है, वो 6 के निशान पे जीतेंगे। सर कोई इसमें नजर आ रहा है आपको कि आखिर में ये ना हो कि कोई खरीदो फरोख्त हो रही हो, यहाँ से लोग वहाँ, वहाँ से यहाँ आ रहे हो? हम तो कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर रहे। अब वो हम तो अपने सीधी हम, जब ये सारा इलेक्शन हो जाएगा तो नून और जेयूआई के साथ हम जितने ये नून और जेयूआई के टिकट पे यूसियां हैं, इसमें वाइस चेयरमैन हमारा है, तो हमारे हम इंशाल्लाह 110 पे तो पहुंच जाएंगे। 124 चाहिए ना सर? हाँ सर, 124 चाहिए, 110 पे हम पहुंच जाएंगे, तो रिजर्व सीटें होंगी। और मैंने आपको बताया कि इसमें ये शर्त नहीं है कि आपने 51% लेना है, ये 2/3 लेना है, इसमें हाईएस्ट वोट वाला मेयर बन जाएगा। अच्छा, कुछ इस तरह खबरें चल रही थी कि पीटीआई के भी शायद कुछ 10-15 लोग हैं जिन्होंने राब्ता। पीटीआई के बहुत से लोग उनसे राब्ते में, 25 के करीब। 25 के करीब? नहीं चाहते जमात के साथ जाना सर ये क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम पीपल्स पार्टी के साथ को सपोर्ट करेंगे मेयर के इलेक्शन में तो हमारे इलाकों के काम करने में हमें ज्यादा आसानी हो। तो उन 25 के करीब जिन लोगों ने राब्ता किया है सर, उनको फैसिलिटेट करेंगे आप? फैसिलिटेट कैसे करेंगे? अगर हम पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा तो फिर वो मेयर खाली पीपल्स पार्टी का नहीं होगा, पूरे शहर का मेयर होगा, और जो भी मुंतखब नुमाइंदे होंगे, चाहे वो जमात इस्लामी से हो या किसी भी पार्टी से हो, उनको उनका राइट मिलना चाहिए। डेवलपमेंट के फंड में जो भी शहर में काम हो, उनके इलाके को भी उतनी अहमियत होगी जितनी लिहारी के इलाके को होगी। अच्छा, कोई भी मेयर बनता है, फर्ज कर लीजिए पीपल्स पार्टी का मेयर आता है और आप ही को बना दिया जाता है, तो ये बात तो नहीं होगी जो वसीम अख्तर साहब कहा करते थे, ना इख्तियारात हैं ना वसाइल हैं? एक बात मजे की, आपने सही बात की। पीपल्स पार्टी का मेयर कैसे बोलेगा कि इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है? सर ये तो सोच, गवर्नमेंट हमारी कहती है, हम तो नहीं बोल सकते। नहीं आप बोलेंगे तो लोग मारेंगे हमें। हाँ नहीं, इखलाकी तौर पर आप नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर उतना ये बजट मिलना चाहिए और उतने इख्तियारात जो वसीम अख्तर के पास थे। देखिए, वसीम अख्तर साहब ने को बजट भी मिला, इख्तियारात भी मिले। मतलब ये होता है कि आप इस्तेमाल कैसे करते हैं उसको। आपने सिर्फ लड़ाई पे तवज्जो दी, काम पे तवज्जो नहीं दी वसीम अख्तर साहब ने, तो कैसे होगा? अच्छा सर, ये कोई माहिता है आपका कि आपने कमिश्नर कराची एमक्यूएम का 2 डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स एमक्यूएम के, सर ये किसी माहिते के नतीजे में बात हुई है? नहीं, ये देखिए, ये तो हमारा पहले से तय था कि भाई वो उन्होंने मांगी थी कि भाई हमें यहाँ पर दी जाए नुमाइंदगी, हमारे लोग लगाए जाए, ये हमारे एक माहिते का हिस्सा था। माहिते के तहत दिए आपने? जी जी।
अच्छा, उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है आप? लेकिन उनको इतना बड़ा टाइम नहीं मिला कि मैं उनकी कारकर्दगी का कोई पैमाना बनाऊं कि अगर साल 1.5 साल कोई आदमी सीट पे बैठे तो उसकी जाकर 2-3 महीने में तो आप किसी को जज नहीं कर सकते दूसरा। अच्छा, मरदमशुमारी पर सर बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात हैं बहुत सारी सियासी जमातों के, खासतौर पर तहफ़्फ़ुज़ात हमें भी हैं। पीपल्स पार्टी पहले दिन से कर रही है। पीपल्स पार्टी ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी बुलाई कि भाई ये मरदम, हमें बिल्कुल डाउट है कि अगर कराची की आबादी को सही नहीं, मतलब पूरे सिंध की आबादी को सही नहीं देना गया तो ये हमारे साथ नाइंसाफी होगी। कल या परसों में टीवी पे स्लाइड देख रहा था कि अभी तक जो आबादी गिनी गई है वो पिछले सेंसस से भी कम पहुंची है, जबकि 5% या 10% रह गई है। तो इसके माने यहाँ हमें डाउट क्रिएट होगा कि आप हमारे लोग को, कराची के लोगों को गिन नहीं रहे हैं। अच्छा, नहीं तो सर इसका हल क्या है? क्योंकि देखिए जो अब तक के रिजल्ट्स आए हैं, ये तो 160 की आबादी 2017 में थी 1,60,00,000 की लगभग, अब उससे भी कम, यानी 143, 1,43,00,000 की 95%। मैं कल या परसों टीवी पे देखा चैनल पर, नहीं याद नहीं कौन सा चैनल था, ये बड़ी अलार्मिंग बात है। इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? कराची में हर माह 20-25 हजार आदमी बाय माइग्रेशन आ रहा है और हम कराची की आबादी कम कर दें तो एक्सेप्टेबल होगी नहीं। तो सर इसका फिर हल क्या है? ये मंजूर नहीं होगी, इसका मतलब है आप भी जाहिर है, आपकी हुकूमत जाहिर, आपके लोग भी मौजूद हैं वफाक में, और हमने तो देखिए जब पहले भी था तो हमारे सिंध के चीफ मिनिस्टर ने इसको एग्री नहीं किया था इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट में। वो अपना इख्तिलाफी नोट लिख के जब ये नोटिफाइड किया इमरान खान गवर्नमेंट ने, तो चीफ मिनिस्टर सिंध का इख्तिलाफी नोट था उसमें कि भाई मैं नहीं मानता, इसको ये सही नहीं है मरदमशुमारी। हमने सब भी स्टैंड लिया था और अभी भी होगा तो भी हम ये करेंगे। अच्छा, ये लेकिन आप समझते नहीं है कि ये इसमें गलती कोताही कहाँ हो रही है? वफाकी हुकूमत में है या अमला सही नहीं है? क्यों इस तरह का बार बार मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? सर इसमें बहुत सी चीजें, अमले को भी ट्रेनिंग का भी इशू है, अमला भी प्रॉपरली नहीं ट्रेंड है। दूसरा हम समझते हैं कि बहुत से वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो इसको रोकने, सिंध की सीटों को बढ़ जाएंगी हमारी सीटें सिंध की, उसमें भी परेशान है वो। अच्छा, ये सर ये चूंकि एमक्यूएम का मौक़िफ़ तो ये है कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती, क्योंकि सिंध की तो आपने बात कर दी, कराची की सीटें बढ़ेंगी, वो समझते हैं कि जी सिंध के शहरी इलाके वो लोग हैं। नहीं, सिंध से अलग नहीं है, लेकिन उनका दावा है कि जी सिंध के शहरी इलाकों में ज्यादा सीटें जो हैं अगर बढ़ गई तो वोटर्स हमारा है। हम कराची को अलग कर दें, हैदराबाद को अलग कर दें, हैदराबाद को सिंध में गिने, कराची को सिंध के बाहर, ऐसा नहीं होगा। देखिए हमारा जो कॉमन इंटरेस्ट है, हमारा प्रॉमिस है, कराची हमारा मेजर शहर है प्रॉमिस का। लेकिन सर आज अच्छा आबादी, हम तो कराची की आबादी पे भी तनकीद कर रहे हैं कि कराची की 160 नहीं हो सकती, गलत है, पीपल्स पार्टी ने कहा है। और माजरत के साथ एमक्यूएम के दोस्तों से, जब वहां पर एमक्यूएम के मिनिस्टर बैठे थे और कैबिनेट ने अप्रूव किया था, उस वक्त उनको उसका बाइकाट कर देना चाहिए था कैबिनेट का। अच्छा सर, आपने जो दावा किया, मैं चाहता हूँ इस पर पीटीआई के मौके पे ले लूँ। अदील अहमद साहब मौजूद हैं, मेंबर हैं सिंध असम्बली के। अदील, बहुत शुक्रिया आपका। अदील, नजमी आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो कह रहे हैं जी तकरीबन 25 के करीब आपके लोग हैं पीटीआई के राब्ते में उनके, तो मेयर कराची के लिए कोई मुश्किल नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो तरीका है सियासत है, ख़ास तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब का जो तरीका है सियासत है, वो यही है कि दूसरी जमातों के लोगों को ख़रीद कर और वो अपने नंबर्स पूरे करते हैं। चाहे वो आप अभी बल्दियात का देख लें, चाहे वो सेनेट के इलेक्शंस देख लें, चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आसिफ अली जरदारी साहब का किरदार देख लें। और वो उन्होंने ख़ुद भी एक्सेप्ट किया कि ये साजिश बिलावल हाउस में हुई और हमने ये साजिश की। उस कुल साजिश थी ये कि सिंध हाउस में लोटे जमा करके, नीलामी करके, पैसे लगा के और वो ख़रीदो फरोख्त करके जो है वो हुकूमत जो है वो गिराएगी। तो सेनेट से लेकर लोकल बॉडीज़, फिर आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, फिर दीगर जो आपके मामलात हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो तरीका सियासत ही है ये ख़रीदो फरोख्त, ज़मीरों की ख़रीदारी, ज़मीरों की खरीदारी। और ये इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान की सियासत को इसने गंदा किया है पीपल्स पार्टी। नहीं, लेकिन इसमें सुन रहे हैं आप भी, और पाकिस्तान में सियासत के अंदर सियासतदानों की कीमत लगाकर और ज़मीरों की कीमत लगाकर ये जो ख़रीदो फरोख्त है
इसने पाकिस्तान की सियासत को दागदार दागदार कर दिया जी। सारा का सारा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी को नजमी जाता है। आलम साहब, इनकी कुल सियासत ही सर, यही है। मैं इनको दो बातें बता दूं कि जी, जी। सेनेट का इन्होंने हवाला दिया। सेनेट के चेयरमैन का जब इलेक्शन हुआ और सेनेट के चेयरमैन में पीटीआई के हमारे अफसर जीते तो इनके पास इतने वोट नहीं थे, तो वहां खरीदारी हुई थी, ये याद रखें। पहली बात। दूसरी बात ये कि नेशनल असेंबली में तहरीक अदम इत्मीनान आई तो पीटीआई के एक भी मुखलिफ अरकान में से किसी ने वोट नहीं दिया था। वो जो इनके अलाइज थे, इनकी वो उधर से बलूचिस्तान की पार्टियां थी, वो इनको छोड़ के गई थी इनके झूठे वादों की वजह से। तो उसके ऊपर आप हम पे इल्जाम, वो आपके अलाइज थे, उन्होंने आपको आपकी हुकूमत बनवाई थी, आपकी नहीं बनती थी। बेशक जहांगीर तरीन का जहाज बहुत ज्यादा ओवर इस्तेमाल हुआ, लोगों को पकड़ पकड़ के लाए जहांगीर तरीन, वो हम सब भी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वहां पर किस तरह सरायकी बेल्ट में इत्तेहाद बनाया गया और आपके साथ उनको शामिल कराया गया। ये सबकी नजरों में कोई बात छुपी नहीं है। आपके पास फैज ज्यादा था उस वक्त, अब वो फैज कम हो गया और आपके किसी मेंबर ने मियां शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया। ये रिकॉर्ड की बात है, उसको आप देख लें। अब जहां तक बात ये रह गई कि और सेनेट के चेयरमैन का तो खुद ही इन्होंने मिसाल दे दी कि अपोजिशन के वोट ज्यादा थे और अपोजिशन का चेयरमैन हार गया था। अच्छा ये नहीं तो नजमी साहब, तो बात करें कि कितनी खरीदारी की थी इन्होंने। अच्छा उससे भी पूछ लेता हूँ नजमी आलम साहब, ये कराची में जो राब्ते कर रहे हैं पीटीआई वाले, आपने दावा किया 25 के करीब आपके साथ लोग, उसकी वजह है जी। उनके मेंबर, देखिए जो इलेक्टेड मेंबर है, बहुत सी जगहों पे हमें कहीं ना कहीं मुलाकात भी हो जाती है कि भाई ये ड्यूटी से जीते। उन सब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारे साथ जमात इस्लामी ने धांधली की और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ फरंगी में हम जीत रहे थे, जमात इस्लामी जीत गई वहां से, हमने जीते। जो इनके खास इलाके थे वहां से जमात इस्लामी जीती है, पीपल्स पार्टी ने अपने इलाके जीते हैं। अगर हमने, हमारे पास 5 एमएनए हैं इस वक्त, अगर हमने तिमारी के टाउन जीता तो वहां हमारा एमएनए है, हमने बल्दिया टाउन जीता तो वहां हमारा एमएनए है। अच्छा ये लोग यानी कि नाराज हैं इसलिए अदिल वो कह रहे हैं हमसे रब्ता कर रहे हैं। नहीं देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिस तरह से मैंने आपको बताया है, इन्होंने हमारे पास है तो कोई बड़ा समाज नहीं हुआ है। इन्होंने जो फैक्ट्स रिलेट किए हैं, पीटीआई का हुआ है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जहाँ बड़े इनके पास इन्होंने वहां पे जमात इस्लामी ले गई। इन्होंने जो फैक्ट्स आपको, सबसे नाराज हैं। अच्छा इस वजह से नाराज हैं, ठीक है। पूरी हो गई बात? जी जी आपकी बात पूरी हो गई सर? जी जी होगी, आप बयान कीजिए। ठीक। अच्छा, इन्होंने जो फैक्ट्स रिलेट किए ना, वो सरासर जो है वो कवर अप करने की इन्होंने कोशिश की है। असल में ऐसा नहीं है। आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इन्होंने कहा कि वोट किसी ने नहीं किया। सिंध हाउस में उसको जमा किसने किया था? सिंध से सारे, भाई आप सुन लेना, आप सुन लेना प्लीज, अभी सुन लेना, आप अपनी बारी में। अच्छा सेनेट का भी वो कह रहे हैं, सेनेट में भी जो आपका आपके वोट नहीं थे। सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे की जो वीडियो खरीदो फरोख्त की आई है, वो तो पूरे पाकिस्तान ने देखी है। वो तो सामने सब पूरे पाकिस्तान ने उसको देखा कि जिस तरह से वो जो है वो खरीद रहे थे लोगों को और वोट ज़ाया करने के तरीके बता रहे थे, समझा रहे थे अफलातून साहब, तो वो तो पूरे पाकिस्तान ने देखी। फिर जो एमएनएज इन्होंने जमा किए, उनसे वोट नहीं डलवाया, वहाँ पे इन्होंने सिंध हाउस के अंदर उनको बकरियों की तरह रखा रेवड़ बना के, और यहाँ से सिंध से सारे एमएनए, सिंध के सारे सूबाई मिनिस्टर जो है वो वहाँ सिंध हाउस में बैठे हुए थे। सिंध की पुलिस वहाँ ड्यूटी पर मामूर थी। तो वो क्या था? वो तमाशा जो लगा था। क्यों थे नजमी आलम साहब, ये सवाल तो है। वैसे मैं कंप्लीट कर लूँ, मैं कंप्लीट कर लूँ प्लीज। फिर अभी मुझे ये बताएं, अभी मुझे ये बताएं, अभी मुझे ये बताएं कि ये जो तंग आ गए थे इसलिए वो कह रहे वहाँ बैठे हुए थे। अभी मुझे ये बताएं, उसकी वजह से नहीं देखें आप, जो इनके बहुत जिन्होंने इनकी हुकूमत बनाई, इमरान खान को वजीर आजम बनाने में बहुत बड़ा हाथ था जहांगीर तरीन का। उनको इन्होंने दूध की मच्छी की तरह निकाल के भेज दिया उनके खिलाफ, तो वो चीजें इनकी अपने अंदर से फूट रही थी। नहीं आप जरदारी साहब ने तो बहुत पहले कहा था ये हुकूमत अपने वोट से गिरेगी, और वही हुआ कि इनके अपने लोग इनके नाराज होकर लगे। नहीं, आप गलत बता रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अपने बोझ से नहीं गिरी थी, उसके पीछे उसके पीछे जो है वो, उसके पीछे बैंक, अगर इनके बात को छोड़ गई तो हमारा वो उनकी उनका फैसला था। आप अपने नहीं देखे, आपने बात कर ली ना, आप जवाब देते वक्त आप हौसले से सुन लें। आसिफ अली जरदारी साहब की पूरी वो फैक्ट्स जो है वो मौजूद हैं कि किस तरह से
आपने महंगाई का बहाना बनाकर आपने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया, वो किसके कहने पे किया गया? उन्होंने जो ऐलान किया कि भाई महंगाई हो गई है, हमें जो है वो अवाम में नहीं जा पा रहे। आज 1 साल गुजरने के बाद आप उन महंगाई के फिगर्स को देखें, आप पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को देखें, आप इंडस्ट्रीज की हालत को आप देखें। वो जो इन्होंने उस वक्त रिलेट किया वो इन्होंने बिल्कुल गलत रिलेट किया कि जो है वो महंगाई की वजह से ये छोड़ के जा रहे हैं। असल बात यह है, क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MNAs को सिंध हाउस में जमा किया था या नहीं किया था? क्या वहां पे सिंध के सारे प्रोविंशियल मिनिस्टर ये पॉइंट है, वो कह रहे हैं लेकिन वोट नहीं दिया। वोट नहीं दिया, लेकिन ये बात है यूसुफ रजा गिलानी साहब की वीडियो मौजूद है या नहीं है उनके बेटे की कि वो वोट जाया करने के तरीके बता रहे थे? पाकिस्तान क्या अभी आप जो 25 की जो ये बात कर रहे हैं कि सिंध के अंदर या कराची के अंदर 25 लोग इनसे राब्ते में, क्या वो अल्लाह वास्ते इनसे राब्ते में? ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं अपने हल्के में आपको बता सकता हूं, इनके जो लोग हैं वो घूम रहे हैं, हमारे चेयरमैन, इनके लोग हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पीछे जा रहे हैं, उनको जो है मुख्तलिफ जगहों पे बुलाकर मुलाकातें करा रहे हैं। एक 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की ये ऑफर कर रहे हैं चेयरमैन को। आप अगर कहेंगे मैं उन नजमी आलम साहब, ये शाह फैसल से चूंकि MNA है, अदील कह रहे हैं मेरे हल्के में आके खरीदो फरोख्त हो रही है, 50 लाख से 1 करोड़ रुपया देने को तैयार है। चेयरमैनों को मैं आपके शो पे बिठाऊंगा कि किसने उनको 50 लाख और 1 करोड़ रुपए की ऑफर की? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। ये वो बदबूदार और दागदार पार्टी है जो कि लोगों के जमीर खरीदती है, जो लोगों के ऊपर पैसे लगाती है, गैर जो है जमहूरी तरीके से ये हुकूमतें बनाती है, अमेरिका की इमदाद के साथ जो है ये हुकूमतें बनाती है, गैर जमहूरी तरीके से ये हुकूमतें गिराते हैं, गैर जमहूरी तरीके से जो है ये बल्दियात। मैं आपको आप अगर मुझे ये बताते कि आज आपके यहाँ पे बल्दियात का शो हो रहा है, मैं अपने साथ अपने हल्के के सारे फॉर्म 11 लेकर आता जिसके मुताबिक हम इलेक्शन जीते हुए, लेकिन वहां पे सिस्टम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जितवाया है। 4 जगह जो है वो 400 वोट बढ़ाए गए। इलेक्शन कमीशन तो आजाद इदारा है ना। इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, वो इलेक्शन कमीशन के लोग नहीं बैठे हुए थे। असिस्टेंट कमिश्नर जो है इनका शाह फैसल का, वो इनका RO था, इनका जो DRO था। ड्यूटियां किसने लगाई सर? डिप्टी कमिश्नर जो है वो इनका DRO था। पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के लोग इनके जो है वो RO बने हुए थे। उसके बाद जिन लोगों ने, मैं आपको सबूत के साथ बता सकता हूं, सबूत मौजूद है, जिन लोगों ने इनके लिए धांधली की उनको इन्होंने प्रमोशन दिए, उनके ग्रेड प्रमोशन दिए बाद में। इनसे पूछे असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल की अच्छा, ये हुई? नजमी आलम साहब, ये बात सही है कि जो लोग भी जिनके ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाए, ये कह रहे हैं बाद में आपने प्रमोशन दे दी इलेक्शन के बाद? एक बंदे को मैं आपको बता सकता हूं उनको प्रमोशन दिए। किसी एक का नाम बताएं। असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल को इन्होंने प्रमोट किया। इन्होंने DRO जो था फहद, जो शाह फैसल का था, उसको इन्होंने प्रमोट किया। इन्होंने जो है वो पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का इनको RO था, उसको इन्होंने प्रमोशन दी। उनको जो है उनको इन्होंने सब एक बंदे को इन्होंने प्रमोशंस देकर इन्होंने जो है वो क्या आपको क्या एतराज था सर? मैं उन चेयरमैनों को और वाइस चेयरमैनों को आपके शो पे लाके बैठा सकता हूं कि जिनको इनके लोग 50 लाख और 1 करोड़ रुपए की ऑफर कर रहे हैं, उन लोगों को आपके शो पे लाके बैठाऊंगा कि ये किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये गैर जमहूरी, गैर अखलाकी तरीके से बल्दियात के अंदर जो है ये लोगों को खरीद कर कोशिश कर रहे हैं। कोई बईद नहीं है कि ये जमात इस्लामी के लोगों को भी खरीदें। मैं उन लोगों को लेकर आऊंगा, आप अगला शो रखें, मैं उन्हें बिठाऊंगा आपके सामने। नजमी आलम साहब, ये कह रहे हैं मैं सबूत लेकर आऊंगा और सबूत देंगे। बिल्कुल ले आए, जो ये कहते हैं कि हमें पैसों की ऑफर हुई है उनको ले आए सामने, अब ये पकड़ के ले आए। मैं इधर से 20 इनके ला देता हूँ कि हम FPTI के कहने पे जमात इस्लामी के साथ, हम किसी के साथ नहीं डालना चाहते। अच्छा, वो सामने आके जवाब देना है। नजमी आलम साहब 30 आदमी बिठा दूं तो सामने आके बोल सकते हैं क्या? अपनी सर देखिए, वो लोग ही देख रहे हैं। हमने हमारी अभी पॉलिसी बनी नहीं जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद की, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? अवाम का अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी हमारी पॉलिसी नहीं है जमात के साथ इत्तेहाद की पॉलिसी नहीं है हमारी। आप कैसे कह सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए, लोगों को सुरमा लगाने में माहिर है। ये जो है ये अलग पैनल लड़ा लेना अपना। नहीं, हमने अपनी पॉलिसी बनाई नहीं है जमात के साथ इत्तेहाद करने की। अच्छा जी, नजमी आलम साहब आप भी साथ ही रहिए, अदील साहब आप भी साथ रहिए। छोटा सा न्यूज ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, न्यूज ब्रेक से फिर वापस आते हैं। यहीं से आगाज करेंगे कि ये जो बात की नजमी आलम साहब ने, इसमें कितनी सच्चाई है। जो वो बात तो सही कर रहे हैं, सिंध हाउस में अगर जमा थे, वोट तो उन्होंने नहीं दिया, इसका जवाब लेंगे दिल से, लेकिन छोटा सा एक ब्रेक है।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे जी कि जो इल्ज़ामात हैं ख़ास तौर पर कि वहाँ क्यों जमा किया। नजमी आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अदील अहमद मौजूद हैं। नजमी आलम साहब, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, नजमी आलम साहब भी मौजूद हैं। अदील, आप क्या कहेंगे? आज इमरान खान साहब ने कहा कि सबको दुआ करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इत्तेहाद हो, इलेक्शन से ये सारे भाग रहे हैं, इन्हें आइन की फ़िक्र है न कानून की, सुप्रीम कोर्ट का तकसीम रहना अलमिया होगा। अब जजेस पर ज़ाहिर तनकीद रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है और 8 रुकनी जो बेंच बनाया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस साहब ने, आज उन 8 जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इन्होंने रेफरेंस भी दायर कर दिया है। तो ये महाज़राई की कैफियत कब ख़त्म होगी, कैसे होगी? क्योंकि ये तो इलेक्शन की तरफ तो गवर्नमेंट नहीं जाना चाह रही। एक तरफ देने का कहा था, उस पर मना कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है बराह रास्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि आप पैसे जारी करें। देखें, बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है पाकिस्तान में और मेरे ख़्याल से पाकिस्तान की तारीख़ में इतना ज़्यादा इदारों के ख़िलाफ़ और अदलिया के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा बगावत खुल के कभी पहले नहीं हुई जो आज हमें देखने को मिल रही है। देखिए, पाकिस्तान को हमने कैसे चलाना है, एक डॉक्यूमेंट जो 1973 के अंदर सारी जमातों ने मिलकर, बड़े बड़े लीगल माइंड्स ने मिलकर बनाया, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो एक बॉन्ड है बिटवीन द स्टेट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, लोगों का अपनी रियासत के साथ वो एक मुआहिदा है। तो ये जो अगर उस मुआहिदे के 1973 का आइन जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का तोहफ़ा कहा जाता है कि जी उनके साथ सब लोग जुड़े और पाकिस्तान को एक मुतफ़िक का आइन दिया, तो आज इस आइन की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है? आज इस आइन की खिलाफ वर्जी पीडीएम की सारी जमातें कर रही हैं। पीपल्स पार्टी भी शामिल है, एमक्यू भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है। पार्टी बिल्कुल शामिल है, बिल्कुल हिस्सेदार है। ये सिंध असम्बली में भी करारदाद लेकर आए, ये जजेस के खिलाफ भी सिंध असम्बली में करारदाद लेकर आए, और वफाकी कौमी असम्बली में भी इन्होंने जो है वो ये उसका साथ दे रहे हैं। वो वफाकी काबीना जो फंड्स देने से इनकार कर रही है, जो इलेक्शन कराने से इनकार कर रही है, उसका हिस्सा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आज बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि पाकिस्तान का जो आइन है, इससे पहले आइन जो है वो डिक्टेटर्स के हाथों तार तार होता रहा है। इससे पहले आइन जो है वो डिक्टेटर्स के हाथों टूटता रहा है। इससे पहले आइन की पामाली जो है वो डिक्टेटर्स करते रहे। लेकिन आज वो तमाम सियासी जमातें जो अपने आप को जमहूरियत का अलमबरदार कहती हैं, जो अपने आप को जो है वो आइन का पासदार कहती हैं, वो सब आइन से जो है वो आइन से मुंह फेरे हुए हैं और आइन को तोड़ने पर, आइन की खिलाफ वर्जी पर, आइन से बगावत पर तुले हुए। और इसके सिर्फ एक वजह है, इतने ज़्यादा गैर मकबूल हो गए हैं कि इलेक्शन में जा नहीं सकते। इलेक्शन इनको पता है हमारी सियासी मौत है, तो उसके लिए तमाम आप कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से, नजमी आलम साहब, ये सिर्फ इलेक्शन से भागने के लिए वो कह रहे हैं जी तमाम सियासी जमातें जो है राय फरार इख्तियार कर रही हैं और आइन से बगावत कर रही हैं। आइन से बगावत नहीं कर रहे, हम आइन के प्रोटेक्टर है सारी पार्टी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल दिया जब बाइस हो जाए, एक आदमी अपनी जिद पे अड़ जाए, और आपने असर मिनजला का फैसला नहीं पढ़ा, आपने और जो जजेस जो बेंच से अलग हुए कि आप गलत कर रहे हो, आपका नहीं बनता था राइट तो मोटो लेने का, आपने कैसे तो मोटो ले लिया? तो ये नजर आ रहा है ना कि उनकी बेगम साहिबा वहां पे जमान पार के बाद बिरयानी बांट रही है चीफ जस्टिस साहब की। वो तस्वीरें भी देखी होंगी ना सबने। आप भाई अगर आप फुल बेंच बना देते, सीनियर जजेस को लेते तो कोई बात नहीं थी। आप सीनियर जजेस को लेना नहीं चाहते, आप जूनियर जजेस को लेके अपनी मर्जी का फैसला कराना चाह रहे हैं, वन साइडेड तो दिखाएंगे, तो ये रिएक्शन तो आएंगे ना। अदलिया को अपनी खुद इज्जत का ख्याल होना चाहिए, जो कि नहीं कर रही है। अच्छा, ब्रेक पे आने से पहले आपने कहा नजमी आलम साहब के सिंध हाउस में जो लोग इकट्ठे हुए थे तो जाहिर है उन्होंने वोट तो नहीं दिया, ये बात तो दुरुस्त है। तो अदील इसका जवाब देना चाह रहे थे। जी जी, वो कह रहे जमा हुए तो फिर वोट तो नहीं दिया ना उन्होंने, अगर जमा थे भी। वो तो एक फजूल सी बात है ना, वो जमा क्यों किए थे वहाँ पे? क्या वजह क्या? कोई शादी की दावत थी, कोई वहाँ पे कोई वहाँ पे शादी की दावत थी, वहाँ पे प्रोविंशियल मिनिस्टर्स क्या कर रहे थे बैठ के, वहाँ पे सिंध की पुलिस क्या कर रही थी बैठ के? तो एक फजूल सी बहस है ना उसमें देखें, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार सबको पता है उसमें कि आसिफ अली जरदारी साहब, जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं जहाज भर के लाते थे। वो आजाद उम्मीदवार अगर किसी गवर्नमेंट में शामिल होते हैं तो वो हमेशा से एक प्रैक्टिस है। वो कह रहे हैं जहाज में आजाद उम्मीदवार थे,
आजाद उम्मीदवार जब भी इलेक्शन होते हैं उसके बाद आजाद उम्मीदवारों ने किसी पार्टी में जाना होता है। आजाद उम्मीदवार हमेशा उस पार्टी के साथ जाते हैं जिनके पास ज्यादा सीटें होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ज्यादा सीटें थी, आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत बनाई। उसमें कोई वो नहीं है। मुजाहिका इस चीज में है कि आप जब मंडी लगाते हैं, आप जब जमीनों का सौदा करते हैं, आपकी जब वीडियोस लीक होती हैं, आप जब लोगों को वोट जाया करने के तरीके बताते हैं, आप जब सेनेट के अंदर खरीदो फरोख्त करते हैं, आप जब जो है वो आप जब बल्दियात के अंदर खरीदो फरोख्त करते हैं, मसला हुआ है। अब आ जाते हैं इनकी दूसरी बात की तरफ। अच्छा, बल्दियात में इसका मतलब है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए बल्दियात में इनको वोट नहीं दिया और आपको जमात इस्लामी को लोगों ने वोट दिया। पिछले हमें वोट दिया, इनको लोगों ने पहचान लिया 4 साल में। इमरान खान 1100 अरब का वादा करके गए कराची को। पिछले 15 साल से बिला शिरकत गैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं है सिंध में। ये फजूल बात, ये आवाम को बेवकूफ बनाना जो है, ये आवाम नहीं, आवाम आपकी इन बातों में नहीं आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में। 18वीं तरमीम के बाद सारी की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। कराची शहर को अगर बर्बाद किया किसी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। इमरान खान साहब ने आपको ग्रीन लाइन चला कर दी, इमरान खान साहब ने आपको कराची सर्कुलर रेलवे के लिए फंड्स जारी किए, इमरान खान ने आपको नाले बना कर दिए। आप इस शहर के नाले भी नहीं सही साफ कर सकते। इमरान खान ने आपको K4 मंसूबे के लिए पैसे दिए, इमरान खान ने आपको 800 मेगावाट एडिशनल बिजली, ये जो इतने काम गिनवाए, ये तो इमरान खान ने आपको कराची के अंदर आपको जो है फायर ब्रिगेड तक इमरान खान ने दिए। आपकी KMC के पास फायर ब्रिगेड नहीं थे, वो भी इमरान खान ने दिया आपको। ये बात है। अब आप साहब ये सारे काम खान साहब करके गए, ये तो कह रहे हैं। आप बेवकूफ नहीं बना सकते, जिम्मेदारी आपकी कह रहे हैं जी, ये सारी जिम्मेदारी आपकी, फिर भी खान साहब ने बहुत काम किया। कराची जो है वो सिंध का शहर है, कराची जिम्मेदारी आपकी है। आपने करना था कराची का काम, आपने कराची को कुछ नहीं दिया। आप बेवकूफ ना बनाए लोगों को। अब आते हैं इनकी दूसरी बात पर। इन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है, ये वो साबित करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बीवी जमान पार्क के बाद इनको शर्म आनी चाहिए। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बेगम के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। सर ये कह रहे हैं आपने ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वाइफ के ऊपर। मांगनी चाहिए। जमान पार्क के बाहर आप फेक तस्वीरें चलाकर जो है आप वो कह रहे हैं लियारी से लड़े इमरान खान, जमानत अब तो जाएगी। चीफ जस्टिस, आप पिछली दफा बिलावल को भगाया था वहां से लियारी से, आप भूल गए शायद। बिलावल तीसरे नंबर पर आया था लियारी से, बुरी तरह शिकस्त खाई थी लियारी से, वहां से भागे थे बिलावल, जान बचाकर भागे थे। जो इन्होंने चीफ तो वो जो जस्टिस नुमाइंदा आपका जीता था वो तो अब आपके साथ नहीं है। जो इन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर इल्जाम लगाया, इंतहाई शर्मनाक इल्जाम लगाया। इनको शर्म आनी चाहिए कि चीफ जस्टिस इल्जाम नहीं होना चाहिए, इल्जाम तो नहीं होना चाहिए, ये बात तो वो जमान पार्क के बाहर सालन बांट रही है। इन्होंने जो है झूठा इल्जाम लगाया है। नजमाल साहब ये अगर झूठा इल्जाम है तो तस्दीक कर दें इसकी। तस्वीरों की बुनियाद पर ये लोग हमलावर हो रहे हैं जजेस के ऊपर। ये चाह रहे हैं कि जजेस इलेक्शंस कराने से इनकारी हो जाएं, जजेस आइन के आर्टिकल 224 से इनकारी हो जाएं। आप मुझे बताएं, सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, क्या आइन में ये नहीं लिखा कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए? जी नहीं आलम साहब, क्या आइन में ये नहीं लिखा हुआ? अगर आप इसको पूरा नहीं कर रहे, आप ये चाहते हैं कि जजेस जो है वो आइन से रूगर्दानी करें, आपकी मर्जी के जजेस जो है वो बने, आप अपने साथ बिठाकर जजेस को जो है वो आपस में लड़वाने की साजिशें करते हैं। ये अब नहीं चलेगा, आइन पे अमल करना पड़ेगा। इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब लेते हैं इनसे। अगर आप नहीं कराएंगे, आइन का आर्टिकल 224 बिलावल जरदारी साहब काबीना का हिस्सा है, आइन शिकनी के मुर्तकिब होंगे। आर्टिकल 6 के तहत फंदा तैयार होगा उनके लिए। एक जगह खड़े नजर आते हैं। वो कह रहे जी आइन खलीफादा क्यों बयान दे रहे हैं इमरान खान के हक में? अमेरिका ने तो आपकी हुकूमत गिराई थी ना, क्योंकि आपने मुल्क को तबाह कर दिया है, क्योंकि आपने मुल्क को तबाह कर दिया है। तो आप ये समझते हैं, आप ये समझ रहे हैं इसमें नजमी आलम साहब के अमेरिकन कांग्रेस या खलीलजादा साहब की अपनी बात की, उन्होंने ट्वीट्स किया, ये बयान दे रहे हैं, तो इट्स मीन कि अमेरिका इमरान खान साहब के पुष्ट पर खड़ा है? ये मैं नहीं कह रहा कि वो खड़ा है, मैं रमजे खलीलजादा। तो फिर अगर अमेरिका इनकी पुष्ट पे आ रहा है तो इनको भगाना चाहिए ना कि अमेरिका ने इनकी हुकूमत खत्म कराई थी। अब वो सफायर कहां चला गया?
जी जी देखिए, साइफर कहाँ है वो? 90 दिन का जवाब दे दें। अब वहाँ पे लॉबिंग आप इधर उधर की बात ना करें, करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर उधर की बात ना क्योंकि करें। आज आप नहीं है। 90 इनके दिन का ऊपर जवाब किसी को दे इतबार नहीं दें। है। क्या आइन में नहीं लिखा हुआ कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए असेंबली डिसॉल्व होने के बाद? आप इसका जवाब दे दें। आप बाकी बात अच्छा, ये जवाब दे दें वो आपका नजमी साहब। mandate नहीं है। बिल्कुल है, इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा, लेकिन जो सूरत हाल बताई कि भाई आप अगर मुल्क में 3 महीने बाद नेशनल इलेक्शन कराएंगे, उस फर्ज करें आप पंजाब में जीत जाते आप हैं, ये तो फिर क्या बताएं, करेंगे? आइन में 90 आपकी दिन में सुबाई लिखा है या गवर्नमेंट नहीं के लिखा? होते हुए इलेक्शन कराएंगे? आप सिर्फ तो इसका दूसरा जवाब दे कहेगा दें। कि जी ये तो धांधली होगी। हम तो कह रहे हैं थोड़ा सा वेट कर लो, 2 महीने 3 महीने रह गए, पूरे मुल्क के इलेक्शन एक साथ हो आइन में गए। 90 दिन लिखा है या नहीं वरना लिखा, ये ये झगड़ा जवाब दे दें। चलता रहेगा। वो कह रहे हैं जी पंजाब में फिर पहले असेंबली बन जाएगी। आइन के अंदर कुछ ऐसा नहीं लिखा कि एक साथ होते हैं इलेक्शन। हाँ हो, पहले भी अलग अलग हुआ करते थे, पहले कौमी के होते थे, फिर सूबाई के होते थे। अलग इलेक्शन हुए। ये तावीलें आइन के अंदर नहीं लिखा हुआ। ये तावीलें जो आप पेश कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है। असेंबलियां क्यों तोड़ी? वो कह रहे हैं जी असेंबलियां क्यों तोड़ी दोनों आइन की? ने इख्तियार दिया चीफ मिनिस्टर को, वो तोड़ सकते हैं। आप कौन होते हैं उनको मना करने वाले? आप कौन होते हैं डिक्टेट करने वाले? आइन में लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का प्रोरेगेटिव है, वो तोड़ सकते हैं असेंबली। मुझे भी पता ये इख्तियार है उनके पास। आप कौन होते हैं पूछने वाले? आप नहीं पूछ सकते ये सवाल, ना कोई जज पूछ सकता है ये सवाल। आइन का क्या आइन के अंदर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे? अच्छा, इस वक्त तो चूंकि अब नबी साहब मसला तो ये आ गया अब कि सब कुछ हो गया और मैशत का हाल भी हम सबने देख लिया, महंगाई गुर्बत से लोगों की चीखें निकल रही हैं। कोई डिनाई नहीं कर रहा सर इसका अच्छा, इस वक्त जो महंगाई है इसमें कसूर साबका हुकूमत का है या मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज का है? नहीं नहीं देखिए, ये पाकिस्तान की जो 3-4 साल में जो इन्होंने हाल किया, आपने हमें IMF से वायदा किया, उनसे उसको पूरा नहीं किया, उसके असरात आप पे आना शुरू हो गए। ये ना कह के वो किया आप लोगों ने, उस उधर से जो किया उसके असरात अब आ रहे हैं। एक दिन का वजह नहीं होती कि आज सुबह गए और शाम को सस्ता हो गया महंगा हो गया। ये सिस्टम है जिसको इन्होंने इकोनॉमी को बेड़ा गलत करके गए इमरान खान साहब। जितना कर्जा इन्होंने लिया, इतना तो पाकिस्तान बनने से लेके किसी ने नहीं लिया जो इमरान खान ने कर्जा लिया। अच्छा जी, उसका कोई जवाब है कि इतना कर्जा से क्या हुआ इस मुल्क में? कर्जों में क्यों जकड़ दिया है इमरान खान साहब ने? और जिस वक्त छोड़कर गए GDP कहाँ थी? अदील ये बताएं। बात नहीं कहना चाहता कि वो इंतहाई फजूल लॉजिक दे रहे लाहौर हैं। वाली जो खातून थी उन्हीं के गोगी, फराग गोगी की बात कर रहे हैं। इंतहाई फजूल लॉजिक दे रहे हैं ये जी, उनका नाम नहीं लेगा, कि नाम तो बता दो चाहिए। 3-3.5 साल में तहरीक इंसाफ ने जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया और पिछले 35 साल से जो ये मुसल्लत हैं, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर दूध और शहर की नहरें बहा दी। आप ये बताएं कि आप इधर उधर की बात नहीं करें। कर्जा क्यों लिया? वो कह रहे हैं 4 साल में सबसे बड़ा ज्यादा कर्जा ये पाकिस्तान इस चीज का जो इनकी जब हुकूमत आई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इनकी गवर्नमेंट ने इनकी इकोनॉमिक इनकी फाइनेंस की टीम ने जो फिगर्स जारी किए, क्या उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 साल में 6% की रफ्तार पे जो है वो ग्रोथ कर रहा था? सही, लास्ट में ये था। इनकी अपनी गवर्नमेंट के फिगर्स ने ये एक्सेप्ट किया है कि हम 6% से हाँ, कितने 50 लाख नौकरियां, 1 करोड़ 50 लाख घर थे सर, 1 करोड़ नौकरियां। वो कह रहे हैं जी उसका वो कहाँ है वादा? इन्होंने इनके और ये केपीके का दावा करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कराची में इस वक्त सबसे ज्यादा माइग्रेशन केपीके से हो रही है। अगर इन्होंने देखिए ये इधर उधर जा रहे हैं, फजूल बातों पे जा रहे हैं। केपीके छोड़ के कराची यहाँ क्यों आ रहे हैं जी लोग? ये बताएं। ये मैं नई वाले से पूछ लेता हूँ जी। ये इधर उधर फजूल बातों में जा रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। जब गवर्नमेंट आई, सबसे ज्यादा माइग्रेशन क्यों है? आपकी वहाँ पे रोजगार है, आपने क्यों आ रहे हैं जी फिर यहाँ छोड़ के? अदिल क्यों आ रहे हैं? वो कह रहे जवाब सुन लेना, हैं। जवाब सुन ले जवाब सुन लेना। आप जज्बाती हो रहे हैं, जवाब सुन ले। जब इनकी गवर्नमेंट आई, इनकी अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो फिगर्स जारी किए हैं, उसमें इनकी अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह बताया कि 6% पे पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 32 अरब डॉलर से बढ़ गए थे। पाकिस्तान की रेमिटेंसेज जो है वो 32 अरब डॉलर से बढ़ गई थी। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमने खत्म कर दिया था। हमारे पास जो रिजर्व थे 17 अरब डॉलर के हम रिजर्व छोड़कर गए थे। इनके अपने सर्वेज ने बताया, इंटरनेशनल लेबर सर्वेज ने बताया कि 3.5 सालों में 75 लाख से 85 लाख नौकरियां हमने जनरेट की। इनके अपने 85 लाख नौकरियां 3.5 साल में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जनरेट की। इनकी अपनी फिगर्स बता रही थी कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो फुल कैपेसिटी पे चल रहा था। वहां पे जो है आपके पास कमी आ गई थी, लेबर नहीं मिल रही थी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री को। मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बाहर से हम लेकर आए, गाड़ियों की इंडस्ट्रीज मुख्तलिफ बाहर से हम लेकर आए,
टेक्सटाइल फुल कैपेसिटी पे हमारी गवर्नमेंट में चल रहा था, एहसास प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट में चल रहा था, 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस हमारी गवर्नमेंट में चल रही थी, लंगर खाने हमारी गवर्नमेंट में चल रहे थे, साहिबान हमारे गवर्नमेंट में चल रहे थे। हमने जो है इनकी आपकी अपनी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, 10 लाख रुपए नहीं थे उसमें, आपकी अपनी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है। इन्होंने आके आज आप देख लें, अच्छा उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में ऐसा कार्डियो जैसा हॉस्पिटल का दावा है सिंध गवर्नमेंट का हमेशा से। इधर उधर की बात ही नहीं। जो मुल्क हम 6% की तरक्की पर 6% पे जो मुल्क तरक्की कर रहा था, वो एक साल में 0.5% पे क्यों आया? क्यों पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री बंद हो गई? क्यों आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सारी क्यों बंद हो गई? क्यों आज टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज बंद हो रही है? क्यों आज जो है वो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज बंद हो रही है? पाकिस्तान में क्यों आज जो है बिजली 3 गुना ज्यादा कीमत पे आज क्यों मिल रही है? पाकिस्तान के अंदर बिजली 3 गुना ज्यादा कीमत पे क्यों मिल रही है? पाकिस्तान का पहिया कैसे बैठा? कैसे इस मुल्क को आपने, इस मुल्क को 17 अरब डॉलर के रिजर्व्स आप कैसे 2 अरब डॉलर पे लेकर आए? अच्छा ये तो दावा बहुत बड़ा दावा है ये नईम आलम साहब, ये दावा आप इस बात का जवाब दें कि एक मुल्क 6% कर रहा था या नहीं कर रहा था? आपकी हुकूमत ने आके इसको तबाह बर्बाद किया। 85 लाख नौकरियों का जो दावा है नईम आलम साहब, वो कह रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और इंटरनेशनल लेबर सर्वे का दावा है। अच्छा ये कह रहे हैं हमारा दावा नहीं है। इनकी अपनी फिगर्स बता रही है कि हम 6% पे तरक्की कर रहे थे। इन्होंने क्रिएट की। अच्छा जीडीपी, अच्छा आप बात करें नया हॉस्पिटल भी बना रही है सिंध हुकूमत, तो कह रहे हैं इससे ज्यादा तरक्की क्या होगी? 1200 बेड का एक नया हॉस्पिटल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है इतना बड़ा हार्ट का हॉस्पिटल। ये तो रुपए से बनेगा वो। इन्होंने एस्टिमेटेड कॉस्ट है। नहीं अगर फ्री इलाज होगा, अभी भी कार्डियो में सखत चले जाएं, यहाँ चले जाएं, गंबट चले जाएं, सारा फ्री इलाज होता है। जो लोग इंडिया जाके अच्छा फ्री इलाज के लिए पीटीआई ने भी सर हेल्थ इंश्योरेंस दी, हेल्थ कार्ड बना कर दिए, वो फ्री में करा रहे हैं। ये सिर्फ ये बता दें सिंध को इन्होंने, मैं मान रहा हूँ उनकी बात, आपकी बात मैं मान रहा हूँ, आपने सिंध को इतनी तरक्की दी, बड़े बड़े आपने हॉस्पिटल्स बना दिए, एक दुनिया पूरी, इनके मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट मौजूद है, पूरी दुनिया से लोग सिंध में इलाज कराने आते हैं। जरदारी साहब दुबई क्यों जाते हैं इलाज कराने? जरदारी साहब सिंध छोड़ के, इतने अच्छे हॉस्पिटल छोड़ के दुबई क्यों जाते हैं इलाज कराने? आपकी सारी की सारी लीडरशिप, किसी को भी यहाँ नजला होता है वो दुबई जाके इलाज कराता है। पाकिस्तान साहब ये इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर अपना इलाज करवाते हैं जब भी बीमार होते हैं। इलाज नहीं हो गया, सिर्फ चेकअप के लिए मियां साहब भी गए हैं। क्यों जाते हैं ये 35 साल से यहाँ? इन्होंने हॉस्पिटल बहुत अच्छे बनाए ना, आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हॉस्पिटल बनाए, आपके लीडर्स बाहर जाके क्यों इलाज कराते हैं? इस बात का जवाब दीजिए। उनको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हॉस्पिटल बनाए, बकौल आपके कि दुनिया भर से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। आसिफ जरदारी साहब दुबई क्यों जाते हैं इलाज कराने? इमरान खान साहब को, वो पाकिस्तान को, अरे सारे सियासतदान से जाते तो हैं बाहर, ये तो हकीकत है। उसको बंद करा के आपने देखा इमरान खान बाहर गया कभी इलाज कराने? क्योंकि उनका भाई इंडिया का एजेंट था, यहाँ से पेशेंट को भिजवाता था। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल बनाता है वो पाकिस्तान में इलाज करवाता है। इनको बड़े फेवर किए थे किसका खान साहब को, किसका उसने भाई इस्लामाबाद का किडनी ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल बंद करा दिया था। किसका? तो वो लोग इनके सपोर्टर थे। आप ये जवाब देना, आपने हॉस्पिटल बहुत अच्छे बनाए, बाहर क्यों जाते हैं इलाज कराने? इसका जवाब दे देना। अल्लाह ना करे आपको दिल की तकलीफ हो, दिल की हो तो कार्डियो चले जाएं। नहीं, आपके लीडर्स क्यों जाते हैं बाहर? अगर आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल हो तो कार्डियो चले जाएं। अल्लाह ना करे मुझे कभी दिल की तकलीफ हो। अल्लाह ना करे, मैं भी नहीं कर, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप नहीं, आप बताएं ना, आपने सिंध में बहुत अच्छे हॉस्पिटल बनाए, आप लोग क्यों नहीं इलाज कराते यहाँ से? आप क्यों बाहर जाते हैं? सर देखिए ये तो जाहिर है, अभी खुर्शीद शाह साहब थे, उन्होंने यही इलाज कराया सर अपना। आसिफ जरदारी साहब क्यों जाते हैं दुबई इलाज? साहब ने यहाँ कराया इलाज जी। आसिफ जरदारी साहब क्यों जाते हैं बाहर इलाज कराने? आपका भी इलाज यही होता है भाई, अभी हॉस्पिटल में उनके डॉक्टर हैं, डॉक्टर। कोई खुदा का खौफ करो यार। अभी सारी काबीना वहाँ अस्पताल में आसिफ जरदारी को देखने गई हुई थी, आप कह रहे हैं यहाँ इलाज कराते हैं। अच्छा वो फिर ये इसका मतलब ये है कि वो चेकअप वगैरह की वो बात कर रहे हैं कि जी सिर्फ चेकअप के लिए। इनका चेकअप यहाँ नहीं हो सकता, लेकिन हॉस्पिटल इन्होंने बहुत अच्छे बनाए। आप मुझे बताएं ना, इमरान खान आज तक शौकत खानम के बाहर गया कहीं इलाज कराने? किसी ने नहीं दिए, जो सिंध गवर्नमेंट ने दी है। अच्छा इसको तो मान रहे हैं दिल आप भी कि पूरे पाकिस्तान से बेहतर हॉस्पिटल्स हार्ट वगैरह के तो जाहिर सिंध में ही है। कोई इनके स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल नहीं है। एनआईसीबीडी को भी नहीं मान रहे आप? बनाते हैं लोगों को। एनआईसीबीडी का
मुकाबले का हॉस्पिटल पूरे एशिया में कोई नहीं है। हाँ, इसीलिए आपके लीडरशिप बाहर जाती है इलाज कराने, यहाँ ट्रस्ट नहीं है। एनएचसीवीटी की हार्ट की बात कर रहा हूं मैं, उससे अच्छा हॉस्पिटल पूरे एशिया में नहीं है इस वक्त। नहीं, क्यों जाते हैं बाहर इलाज कराने, ये तो बताए ना। मैं हार्ट की बात कर रहा हूँ, आप इलाज की बात कर रहे हैं। बाकी हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया आपने? अभी आप देख लीजिएगा ना, अभी आपके अभी एक यूसी का इलेक्शन हो रहा है ना, आपने आपका हल्का जो है, आपने शाह बाकी क्यों नहीं बनाए? शाह वो तो फैसल, देख लेना वहां आपका क्या, आप चौथे नंबर पे आओगे, ये तीसरे नंबर पे। अरे ये छोड़े, ये बताए बाकी हॉस्पिटल नहीं क्यों तो नहीं 11 यूसीज रह गई हैं, उसमें भी आप पीटीआई उसमें। ये एक भी नहीं जीतेंगे, अभी मेरी बात लिख लें। एनआईसीवीडी के अलावा कोई और हॉस्पिटल क्यों नहीं अच्छा, बनाया आपने? 11 में से एक भी नहीं जीत सके, इसकी क्या वजह है? जीतेगी या जमात जीतेगी? वजह क्या है सर, ये पीटीआई नहीं जीतेगी? भाई इनको कराची के लोगों ने पहचान ली है, इनके चेहरे। एनआईसीवीडी के अलावा कोई और हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया आपने? इमरान खान का झूठ। अच्छा। अब कराची के लोग इनको वोट देने को तैयार नहीं है। हॉस्पिटल का जवाब तो दे दे। में तो ये इनको एक एमएलए नहीं मिलेगा यहाँ से। नहीं, लेकिन एमएलए भूल जाए, लेकिन- ये भी अपनी सीट भूल जाए अगले इलेक्शन में। लेकिन ये हॉस्पिटल को बताएं मनीर क्यों वाला नहीं? इलेक्शन तो खैर हकीम बलोच साहब जीत गए, लेकिन दूसरी सीट पे इमरान खान जीते थे शाह फैसल से। कहाँ से? एक सीट इमरान खान के पास आई थी, एक में हकीम बलोच नहीं नहीं, साहब। इमरान खान के 245 लड़े थे। 245 भी हम जीते थे। लड़ना था, फिर उन्होंने 245 शकूर शाह से 245 भी हम केस जीते। करवा दिया। 239 भी हम मैंने तो जीते। इस्तीफा नहीं दिया। नहीं। एक तरफ कौम के साथ मजाक करते हैं, पहले इस्तीफे देते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं, और फिर जब इनके इस्तीफे एक्सेप्ट होते हैं तो कहते हैं जी हमारे इस्तीफे क्यों एक्सेप्ट किए? भाई आप इनने छोड़ दिया ना, इतना बड़ा ऐलान किया कि हमने इस्तीफे दे दिए, तो फिर आप क्यों गए कि भाई हमारे इस्तीफे हमने नहीं दिया, हमारे इस्तीफे नहीं मानो? एनआईसीवीडी के अलावा कोई और हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया आपने? भाई मैं इनसे पूछ रहा हूँ इस्तीफों का, आपने एनए से इस्तीफा दिया था, आपने भी दिया था ना? नहीं, ये नहीं, सूबाई साहब, असेंबली में है ना, जवाब ये तो तो दे सूबाई हॉस्पिटल असेंबली में का। है, लेकिन इसमें सर अब मैं चाहता हूँ प्रोग्राम के आखिर में जरा कम से कम ऐसी कोई बात की ये जाए। ना, इन्होंने नेशनल असेंबली से इस्तीफे दिए तो फिर उसके वापस बाद क्यों लिए? होते हुए कि हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं करो? हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे, आप बताएं एनआईसीवीडी के अलावा कोई और हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया? आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी सिर्फ एक है कि अच्छा पाकिस्तान शकूर, को destabilize कर अच्छा दो। आदिल क्योंकि शकूर, इमरान खान हमारी- वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। अच्छा आदिल, आप लोगों की यही है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। हमारी अच्छा, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी अच्छा इस पर ये आप सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हो। वो हमारे- इमरान खान नजमी आलम साहब। सामने सोच रखता है, नजमी आलम वो कह रहा है साहब। कि मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। नहीं, आपने हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया? और ये तो नजमी बताएं। आलम साहब, आप लोग लियारी सामने की सोच रखते हो, उसके लिहाज से आप लोग कर रहे हो। नजमी आलम साहब, लियारी की आपने बात की, लियारी से जो पीटीआई का नुमाइंदा जीता था शकूर शाह साहब, उन्होंने भी खुद आपसे रब्ता कर लिया है, कहा जा रहा है, कोई खबरें ऐसी भी? उनको इन्होंने नहीं, शकूर सूबाई ने असेंबली कोई का रास्ता टिकट नहीं का किया। दिया। वैसे अच्छा। साथी दोस्त हमारा है, पुराना पार्टी का वर्कर है, तो दोस्ती तो टाइम से है। क्योंकि पीटीआई की चंद दिन पहले भी कफ्तार में हमने साथ बैठ के रोजा खोला था, लेकिन उसने कोई रास्ता नहीं किया पीपल्स पार्टी से। उसको तो उससे तो इमरान खान ने केस करवाया कि भाई ये इलेक्शन रुकवाओ, मैं लियारी से हारूंगा तो बाद में हार जाऊं। क्योंकि पीटीआई की तरफ से अदिल ने कहा है कि जी उससे कोई वायदा किया आपने कि जी एमपीए का टिकट आपको दे देंगे, खामोशी से बैठ जाए एक तरफ। कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मानेंगे थोड़ी। कोई ऐसी बात नहीं। उससे मैं कह रहा हूँ ना, वो तो इमरान खान ने उससे ये कोर्ट में केस करवाया कि मैं इमरान खान लियारी से साहब ने हार किया। रहा हूँ, मुझे इनको बचाओ। पता भी नहीं होगा, नजमी साहब को नहीं पता होगा, बाकी लीडरशिप ने किसी ने किया होगा वादा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ना, उसको सिर्फ इमरान खान ने केस कराया कि मुझे बचाओ, मैं लियारी का इलेक्शन, और इतनी बुरी तरह हारते कि ये मजीद से भी कभी रिकॉर्ड हो जाता। अच्छा पंजाब का इलेक्शन में सर क्या पोजीशन है आपकी पार्टी के? अगर फौरी इलेक्शन हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, तो आप तैयार हैं या इस पे अभी तैयारी? ठीक है, इलेक्शन नहीं, तैयार होते तो ये भागते इलेक्शन से। हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जब टाइम से सही तरीके से इलेक्शन होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, हम पूरा पर इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी इलेक्शन से नहीं भागती है। नहीं, अभी ये 90 दिन से क्यों भाग रहे हैं आप? हम नहीं भाग रहे भाई, हम आपके मुल्क के इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं कि एक टाइम में इलेक्शन होने चाहिए। नहीं, आइन ही नहीं कहता। आपने भी आज कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जो इलेक्शन सिर्फ टाइमिंग के हवाले से जिस आइन- असद साहब ने कहा है कि उनका जो इलेक्शन के आइन लिए हम तैयार जुल्फिकार हैं, अली भुट्टो हमें साहब ने टाइमिंग पर बनाया है, वो एतराज है। इजाजत नहीं देता 90 दिन से आगे जाने का। आप किस कैपेसिटी में कह रहे हैं? आइन इजाजत नहीं देता 90 दिन से आगे जाने का। ऐसी बात नहीं है कि आइन ने 90 दिन का ही कहा है। आइन का क्लियर लेकिन क्लियर इस पर- आर्टिकल उसके तहत मुल्क के लिए आपको कुछ चीजें फैसले करने मुल्क होते हैं। के वसीतर अगर आप मफाद किसी में- बात का करा देते हैं, फर्ज करें जी जी मुस्लिम लीग नून की जाती है पंजाब से, ठीक है, ठीक है। फिर कल जब पानी का इलेक्शन होगा तो आप कहेंगे कि जी ये गवर्नमेंट को हटाओ, ये तो हमें हरा देगी। नहीं, क्यों हटाओ? अभी जो पंजाब में आप गवर्नमेंट कहेंगे, आप है, कहेंगे। अभी जो पंजाब में गवर्नमेंट है वो जरदारी साहब का बगल बच्चा है। जरदारी साहब खुद कह चुके हैं। वहां पर इलेक्शन हो जाते हैं, वहां और पे जो मुस्लिम चीफ लीग मिनिस्टर है पंजाब में- अच्छा, मोहसिन नकवी जो है- वो तो आज भी जरदारी साहब का बच्चा है। पंजाब में अगर नून इलेक्शन जीत जाती है तो फिर ये क्या करेंगे?
क्या ये उसके नून की गवर्नमेंट के होते हुए कौमी का भाई नून पहले जाहिर है फिर एतराज होगा। धांधली हो गई, पैकेज पंचायत लग गए, 40 पंचायत लग गए। इनका तो कभी सोच पॉलिटिकल रही नहीं है। यही इमरान खान साहब 2001 का इलेक्शन लड़े थे, 2002 में कौमी का। जी क्यों बिल्कुल लड़े थे कि मुशर्रफ मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे। मुशर्रफ ने नहीं बनाया इनको प्राइम मिनिस्टर, तो मुशर्रफ बुरे हो गया। वरना उससे पहले उसके रेफरेंडम, सदारती रेफरेंडम। तो ये लेवल है सियासत का कि अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए ये मरते रहे। इन्होंने मुशर्रफ के रेफरेंडम की हमायत इसलिए की थी और उस वक्त इलेक्शन लड़े थे। जब 2008 में इन्होंने देखा कि दीदी आ गई हैं, नवाज शरीफ आ गए हैं, तो ये मैं तो नहीं जीतूंगा, तो इन्होंने बाइकाट। इमरान खान ने कभी किसी डिक्टेटर को डैडी नहीं कहा। हुकूमत गिराने की इमरान खान किसी डिक्टेटर की कैबिनेट में फॉरेन मिनिस्टर नहीं रहे। इमरान खान कभी चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहे। इमरान खान नजर आते थे। जुल्फिकार अली भुट्टो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। नहीं कामयाब होने। वो और ये भी तो तारीख जुल्फिकार अली है, भुट्टो साहब, ये भी तारीख है जो अदिल बता रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब डिक्टेटर अयूब खान को डैडी कहते थे। उनकी काबीना में वो फॉरेन मिनिस्टर थे। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब अयूब खान को डैडी कहते थे। उनकी काबीना में वो वजीर थे। वो तो गलती रही। उनके दौर में वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? भुट्टो साहब डिक्टेटर को डैडी कहते थे। उनके कैबिनेट में वो मिनिस्टर रहे। मुल्क को आगे बढ़ाना था, 2 लाख हो गया था है। मुल्क, इसलिए वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनना कबूल किया। गवर्नर जनरल कौन था? पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जाहिर कायदे आज़म। क्यों बने कायदे आज़म गवर्नर जनरल? उस वक्त के हालात से मुल्क नया बना था, वही पोस्ट थी जो उस वक्त चला रही थी। तो आप कायदे आज़म को भी कहते हैं कि कायदे आज़म गवर्नर जनरल क्यों बने? मार्शल लॉ थोड़ी लगाया था कायदे आज़म ने। आप बना लगा देना कायदे आज़म। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे कायदे आज़म। आप किस किस्म की फजूल कंपैरिजन कर रहे हैं? भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को संभाला, दबा हुए पाकिस्तान को तोड़ा। लेकिन फौरन ही उन्होंने थोड़े दिनों तोड़ने का बहुत बड़ा इल्जाम है, तोड़ने पाकिस्तान का को तोड़ा इल्जाम उन्होंने। बहुत बड़ा है। चलिए बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब आपका। अदिल क्या कहेंगे? मैं चाहता हूँ प्रोग्राम के आखिर में कि आज जो गुफ्तगू की गई है, ख़ासतौर पर एक पीस पार्टी की जानिब से 3 रुकनी कमेटी कायम की गई है जो PTI से रब्ता करेगी। उसमें कमर जमान कायरा साहब भी हैं, नवीद कमर साहब हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी हैं। इसको तो आप बेहतर समझते हैं कि जी बिल्कुल बातें बाहर एक पेज पर आकर टेबल टॉक करके ही मामला सुलझाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस कॉन्सेप्ट से डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, एक पेज पे होने वाले कॉन्सेप्ट से। जमहूरी जो निज़ाम है इसके अंदर रोल्स डिफाइंड हैं। एक हुकूमत होती है, एक अपोजिशन होती है। हुकूमत के नीचे इदारे होते हैं, वज़ीर आज़म जो है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है। तमाम इदारे उसके नीचे मातहत काम करने चाहिए। आइन ये कहता है कि जिसकी जो जो जिम्मेदारी है वो उसके मुताबिक काम करे। बिल्कुल। अगर अपोजिशन हुकूमत के साथ मिल जाए तो जमहूरियत का कॉन्सेप्ट तबाह बर्बाद हो जाता है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो मिल के जो है वो हुकूमत चलाएं, फ्रेंडली अपोजिशन ना हो और अपोजिशन का जो काम है वो रोल प्ले ना करे, तो जमहूरियत तबाह बर्बाद हो जाती है। अव्वल तो मैं इस कॉन्सेप्ट से डिसएग्री करता हूँ। फिर आ जाए आप, हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से ये कह रही है कि जो आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाने का इस वक्त जो जिस हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, इलेक्शंस के अलावा कोई और आपके पास ऑप्शन है नहीं। आप इस वक्त, आपको कोई दोस्त मुल्क मदद नहीं कर रहा, आपको IMF पैसे नहीं दे रहा, आपके अपने रिजर्व जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हैं, आपकी इंडस्ट्री मुल्क में बंद हो रही है, महंगाई आपकी अरूज पर है, बिजली की कीमतें आपकी 3 गुना बढ़ गई हैं, आपकी जो फसलें हैं वो हो नहीं रही, पेट्रोल डॉलर सब ठीक है, आपका डॉलर देख लें, आप डीजल पेट्रोल की कीमतें देख लें। जब तक एक नया फ्रेश इलेक्शन करवा के एक पावरफुल गवर्नमेंट अवामी मैंडेट से नहीं आएगी 5 साल तक, और वो मुश्किल फैसले करके मुल्क को बहरान से ना निकाले, ये कोई हल नहीं है एडॉक बेसिस पे पाकिस्तान को चलाने का। और ये कोई ये हल नहीं है कि आप आइन तोड़ दें, 90 दिन से आप इलेक्शन से आगे ले जाएं। क्यों? क्योंकि किसी इदारे की मफाद में नहीं है ये। क्यों? क्योंकि हुकूमत जो है वो उनको डर है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे। ये नहीं तो, लेकिन अदील इसमें बात आपकी दुरुस्त है, डर तो यही है इस वक्त सियासी जमातों को। लेकिन अगर अक्टूबर के तक भी चला गया तो खान साहब की पॉपुलैरिटी तो नीचे नहीं आएगी। गवर्नमेंट की कारकर्दगी तो अक्टूबर तक भी यही रहेगी। आपको आइन पास कोई जादू का चिराग तो है क्या ये जमहूरी जमातें आइन तोड़ने के लिए तोड़ना चाहती लग तो ये देखिए ना आपके सामने जिस तरह एतराजात रोजाना हो रहे हैं। तो जजेस का 8 रुकनी बेंच था, उसके खिलाफ आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चले गए हैं सब मिलकर। वो वहां पे भी ये लोग जो है वो मुंह की खाएंगे। देखें, पाकिस्तान के आइन के अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने, और कोई भी जज
90 रोज के इलेक्शन की इस प्रोविजन को आइन की वो झुटला नहीं सकता। अच्छा, इनका ये कहना है कि 21 अरब रुपए हमारे पास नहीं है। अभी पिछले हफ्ते 63 अरब रुपया जारी हुआ है तरक्याती स्कीमों के लिए, 63 अरब रुपया। ये सब बहाने, 21 अरब रुपए इलेक्शंस के लिए जारी ना करना, ये खौफ है इलेक्शन से भागने का। ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इलेक्शंस जो है वो ना हो और इनकी हुकूमत गैर आइनी तौर पर एक्सटेंड हो जाए, मुल्क में ये ऐसे हालात पैदा कर दें कि गैर आइनी तौर पर ये जो है वो हुकूमत पे काबिज़ रहें। ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान की आवाम इस मूड में नहीं है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वकला बरादरी, जजेस, पूरा पाकिस्तान, सिविल सोसाइटी, ये सब आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो मैदान अमल में आएंगे और जद्दोजहद करेंगे। हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए इलेक्शंस के फ्रेमवर्क पर। सिर्फ बातचीत होगी तो इलेक्शन के फ्रेमवर्क पर होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं। इसके अलावा आइन तोड़ने के अंदर जो है वो हम शामिल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आदिल अहमद आपका, स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाए, आपने गुफ्तगू की, नजमी आलम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। ख़ासतौर पर जो बात की आदिल ने वो बहुत ही अहम है कि पीपल्स पार्टी ने अगर 3 रुकनी कमेटी बनाई है, हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन बात होगी सिर्फ इलेक्शन की। और यही सब लोग कह रहे हैं कि जी अब इलेक्शन की बात की जाए कि चलें, अगर आप चाहते हैं अलग अलग इलेक्शन ना हो तो एक साथ करा लें, लेकिन उस पर पहले बैठकर बात होगी और इलेक्शन की बात होगी कि कब। अब दोनों सियासी जमातें, पीस पार्टी, पीटीआई, ज़ाहिर अब पीस पार्टी अगर इस बात पर एग्री हुई है तो यकीनन पीडीएम की सपोर्ट उनको हासिल है। तो पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए इस वक्त हल यही है कि नया फ्रेश मैंडेट लेकर, कोई भी सियासी जमात, लाजमी नहीं इमरान खान साहब जीते हैं या नून लीग जीत जाएगी, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है जितने भी सर्वेज रिपोर्ट सामने हैं उसमें इमरान खान साहब का पलड़ा बहुत भारी है। शायद यही वजह है जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं करानी चाहते, लेकिन हल इलेक्शन ही है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दी इजाज़त, फलाने के बाद।